जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वर्कशॉप होने जा रही है वो ऑप्टिमम न्यूट्राफिट एकेडमी से होने जा रही है। जस्ट अ मिनट नूर, ये आपने अपडेटेड नहीं स्क्रीन शेयर की? अपडेटेड फाइल नहीं आपने शेयर की ये वाली? इसको थोड़ा सा देख लें दोबारा से। जस्ट अ मिनट, मैं आप सब लोग को पीडीएफ शेयर कर रही हूँ ग्रुप में। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। जी जी, ओके, थैंक्स जी। आज का हमारा वेबिनार है वो होने जा रहा है ऑप्टिमम न्यूट्राफिट एकेडमी के हवाले से, ठीक है। और एकेडमी की जो रजिस्ट्रेशन है या एकेडमी रजिस्टर्ड है वो मेडिक प्रो इंटरनेशनल एकेडमी के साथ है। प्लीज़ नेक्स्ट करें। अप्रूवल लेटर जो है वो मेंशन है, आप लोग एज अ प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है आज की जो वर्कशॉप होने जा रही है वो हमारे जो हैं दो डॉक्टर्स करवा रही हैं। एक डॉक्टर आयशा है और एक डॉक्टर नूर हैं, डाइटिशियन है। ये हमारे जो है एकेडमी के मेंबर्स हैं जो कि अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डाइटिशियंस हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर है और लेक्चरर है। नेक्स्ट कर दें प्लीज। उसके बाद एकेडमी जो सर्विसेज दे रही है ये ऑनलाइन इंटर्नशिप दे रही है, डाइट प्लान्स दे रही हैं, ठीक है, कस्टमाइज्ड, और साइकोलॉजिकल ऑनलाइन कंसल्टेशंस है, कंटेंट राइटिंग वगैरह की सर्विसेज हमारी एक डाइटिशियन है वो दे रही हैं। उसके अलावा हमारे साइंस और मैथ सब्जेक्ट की जो है वो ट्यूशन अवेलेबल है कि कोई पेपर्स की तैयारी अगर करना चाहता है या कोई लाइक पूरा साल अगर स्टडी करना चाहता है घर बैठे, स्पेशली गर्ल्स, तो वो ये सर्विसेज ले सकती हैं। उसके अलावा हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं। वेबिनार्स जो हैं वो हम उनकी सर्टिफिकेशन जो है वो जहाँ से एकेडमी रजिस्टर्ड है वो ही कर रहे होते हैं, ठीक है। और वर्कशॉप जो है वो हम करवा रहे हैं, ठीक है। प्लीज नेक्स्ट कर दें। अ, जी, ये हमारी एकेडमी की सर्विसेज आप देख चुके हैं। उसके अलावा आज जो हम लोगों ने देखना है कुछ हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड पोस्ट सर्जरी डाइटरी इंटरवेंशन, ठीक है। जो स्टार्ट है वो हमारी डॉक्टर आयशा करेंगी। उसके बाद जो है वो हमारी जो डाइटिशियन नूर हैं वो बताएंगी मजीद आपको कि डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से जो है वो आपने ब्रेस्ट कैंसर की फीमेल्स को जो है वो लाइक लेके चलना है, उनकी किस तरह से जो है वो डाइटरी मॉडिफिकेशन करवानी है। तो प्लीज डॉक्टर आयशा आप स्टार्ट कर दें। थैंक्स। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Sahar. Thank you, Academy, for giving me this opportunity to present on this platform. Assalamu alaikum to everyone. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से है। मेनली तो हमें ब्रेस्ट कैंसर के सर्जिकल एस्पेक्ट्स पे बात करनी है। पर जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रही थी तो मेरे माइंड में एक बात आई कि जब मैं ब्रेस्ट कैंसर पे बात कर ही रही हूँ तो मैं इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी अवेयरनेस और इसकी जो है ना अर्ली इन्वेस्टिगेशन उस पे बात जरूर करूं, ताकि जो आप लोग हैं जब आप कम्युनिटी में जाएंगे और जब आप लोग कम्युनिटी में जाके अवेयरनेस देंगे, तो ये वाला जो हमारा सेशन अभी हमारे पास हम 12 पार्टिसिपेंट्स हैं। जब वो 12 पार्टिसिपेंट्स कम्युनिटी में जाके अगर दो दो लोगों को भी अवेयर करेंगे ना, तो देखो वो अवेयरनेस बहुत दूर तक जाएगी। तो इस प्लेटफॉर्म को मैंने इस मकसद के लिए जो है वो उसको यूज किया, ताकि ये चीज हमारी बहुत सारे लोगों तक जा सके। तो एम आई ऑडिबल? जी जी, प्लीज कैरी ऑन। ठीक है। सो द हमें जरूरत क्यों पड़ती है ब्रेस्ट कैंसर पे बात करने की? पहली बात तो ये, क्यों हम हर साल इस पे पूरा हमारा एक मंथ होता है जिस पे हम बड़ा फोकस करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाएं। यार हमारे पास दूसरी कैंसर्स भी हैं, पर देखा जाए वुमेन में और जो हमारी एशियन वुमेन है उसमें ब्रेस्ट कैंसर का जो रेशो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। ठीक है। इनिशियली इट वाज 1 in every 10 वुमेन, ठीक है। उसके बाद ये 1 in every 9 वुमेन आ गया। अभी जो रिसेंट स्टडीज चल रही है ना, कुछ कुछ स्टडी जो यूरोपियन कंट्रीज की भी हैं और एशियन की भी हैं, तो वो 1 in the 8 को भी प्रेफर कर रही हैं। मतलब हम में से जो 8 लोग हैं या 9 लोग हैं उनमें से कोई एक बंदा
इस कैंसर से अफेक्टेड हो सकता है। जब एक चीज का इंसिडेंस इतना बढ़ जाता है, इंसिडेंस मतलब न्यू केसेस का जो नंबर है वो बढ़ रहा है, तो हमें उस चीज पे गौर व फिक्र करने की जरूरत पड़ती है कि हम इसको कहाँ पे रोक सकते हैं। और इसकी जब हम अवेयरनेस देंगे लोगों को, जैसे आप लोग जाके जब कम्युनिटी में अवेयरनेस दोगे, तो जो जिन लोगों को इस चीज की अवेयरनेस होगी वो लोग हो सकता है अर्ली अपने सर्जन्स के पास आए, अपने डॉक्टर्स के पास आए, और जब उनकी अर्ली इन्वेस्टिगेशन, अर्ली डायग्नोसिस होगी, तो वो जो है अच्छी प्रोग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सो ये जो हमारी स्टडी है ना, ये मैंने अपनी एक पर्सनल स्टडी से एक पाई चार्ट जो है वो शेयर किया है, आप इसमें देख सकते हैं। पहले ये कहा जाता था कि ब्रेस्ट कैंसर इज अ डिजीज ऑफ ओल्ड, ठीक है, अब ये चीज नहीं है। अब ये डिजीज हमें 20 ईयर से, जो हमारी गर्ल्स बड़ी हो रही हैं, हमें उस एज से भी मिल रही है। और इसका रेशो आप देख सकते हैं, जो 50 to 59 में ये 12% है, ठीक है, और 30 to 39 में ये 28% है, और 20 to 29 में ये 20% है अराउंड। तो इसका इंसिडेंस हमारी यंग पॉपुलेशन में ज्यादा है बनस्पत हमारे ओल्ड एज ग्रुप में। और ये स्टडी हमारी अपनी सिंध की एक स्टडी है, आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम द सिंध। तो ये हमारी एक स्टडी है अपनी हॉस्पिटल की, जिसमें हमने 81 जो है केसेस ब्रेस्ट कैंसर के रिकॉर्ड किए थे इन 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल में हमने उनको इनरोल किया था स्टडी में, और उसके बाद हमने उनकी ट्रीटमेंट प्लान्स और उनकी प्रोग्नोसिस और हर चीज़ हमने इसमें मेंशन की थी स्टडी में। तो मैंने वहां से एक चार्ट उठाया, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास रेशो किस कदर इंक्रीज हो रहा है। पहले ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा थी, अब ये हमारे पास एशियन और ईस्टर्न में भी आ रही है। तो आखिर इसकी वजूहत क्या है, क्यों इतना मसला, ये एक डिजीज इतना बर्डनाइज कर रही है हमारी पॉपुलेशन को। नेक्स्ट। तो पहले बात करें रिस्क फैक्टर्स पे ना, ब्रेस्ट कैंसर, तो देयर आर फ्यू मॉडिफाइंग रिस्क फैक्टर और फ्यू नॉन मॉडिफाइंग। अब मॉडिफाइंग वो होते हैं जिन पे हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है, नॉन मॉडिफाइंग वो होते हैं जिन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो हमें, जैसे हमारी एज है, हम एज पे कंट्रोल नहीं कर सकते ना, विद द पैसेज ऑफ एज, जैसे 20 to 30, 30 to 40 ये बढ़ रहा है, उसके बाद फिर इसका इंसिडेंस थोड़ा सा कम है, ठीक है, बनस्पत यंग एज से। एंड देन फिजिकल एक्टिविटी, ये एक हमारा मॉडिफाइंग फैक्टर है, हम फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें, हम अपने आप को फिट एंड फाट रखें, तो हम जो है ना इस डिजीज से बच सकते हैं। लैक्टेशन, मदर लैक्टेटिंग हो, लैक्टेशन करवाती हो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो उसमें भी रिस्क कम हो जाते हैं, खत्म नहीं होते, कम हो जाते हैं। हार्मोनल से लेवल का जो यूज है, जैसे ओसीपीज हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, या फिर पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम के लिए हम कुछ पिल्स देते हैं जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वगैरह होता है। तो ये चीजें हमारी बॉडी में हार्मोनल जो लेवल है उनको इम्बैलेंस करती है, और इस वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस, और इवन ओवेरियन, इंडोमेट्रियल और यूट्राइन कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास जेनेटिक फैक्टर्स हैं। जेनेटिक फैक्टर मतलब देखो, एक जो चीज है हमारी जीन्स में चल रही है। हम हमेशा ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट से पूछते हैं कि आपकी आपकी मैटरनल साइड में, मतलब आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी खाला, आपकी नानी, इन लोगों में से कोई अफेक्टेड है इस डिजीज से या नहीं। ठीक है, अगर मैटरनल साइड है ना, तो इट इट मीन्स कि ये जेनेटिक डिजीज है, हेरिडिटरी में है। और फिर उनका एक अलग से प्रोफाइल होता है BRCA1 और BRCA2 जीन्स का, वो चेक करवा के आगे ट्रीटमेंट होती है, पर वो हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, फॉरेन में ये होता है। आप लोगों को पता होगा कि एंजलिना जूली ने अपने दोनों ब्रेस्ट रिमूव करवाए थे, दोनों ओवरीज करवाई थी, बिकॉज वो BRCA1 पॉजिटिव थी, उसकी फैमिली में ये डिजीज रन कर रही थी। तो उसने प्रोफाइलेक्टिकली अपना ये सर्जिकल ऑप्शन चूज किया, ताकि हो सकता है उसको हो जाए, और क्योंकि उसका जेनेटिक फैक्टर जो था ना वो स्ट्रांग था। तो आ जाओ दूसरे फैक्टर्स पे, जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग साथ अल्कोहल भी है, ठीक है, ये मॉडिफाइंग में आ जाते हैं।
ब्रेस्ट डेंसिटी, अब ये भी एक कुदरती चीज है, जो डेंस ब्रेस्ट होते हैं उसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर। रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, वो ही नली पेरस वुमेन है, मतलब आ, हाँ ओके। ब्रेस्ट डेंसिटी मतलब ज्यादा जो है ना, हैवी ब्रेस्ट हो, डेंस ब्रेस्ट हो। जैसे हम जब मेमोग्राम करवाते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि मतलब उसकी एक इंडिकेशन है 35 ईयर्स, ठीक है। उस पर अगर हमें 35 से कम पेशेंट का करवाना है, तो हम देखते हैं ब्रेस्ट डेंस तो नहीं है। अगर ब्रेस्ट डेंस होती है ना, तो वो इवन मेमोग्राम भी प्रॉपर नहीं आता। सही है। तो ब्रेस्ट डेंसिटी एक थिकनेस ऑफ ब्रेस्ट है, एक ब्रेस्ट का वॉल्यूम है। जो ज्यादा हेवी ब्रेस्ट होती हैं उसको कहा जाता है डेंस ब्रेस्ट। तो जब डेंस ब्रेस्ट होती है, तो उसमें कहते हैं कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, ठीक है। तो वहां पे फिर सीए के चांसेस भी बढ़ जाते हैं आपके। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, जस्ट लाइक कोई नली पैरा वुमेन होती है, तो उसमें सीए के चांसेस ज्यादा होते हैं बनस्पत वो जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव वुमेन हो, जिसके बच्चे हो, ठीक है। नली पैरा इज हु डोंट हैव एनी किड, ठीक है। उसके बाद अनहेल्दी डाइट जो आजकल हमारी हो गई है, जंक फूड्स में हमारे बच्चे ज्यादा हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स लेना और ये सारी चीजें, तो इनकी वजह से फ्राइड आइटम्स, ये वो चिकन भी हमारे आजकल जो आ रहे हैं, वो मतलब हार्मोनल इन्फ्लुएंस्ड वाले चीजें हैं, तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वेट गेन, जो लोग ओबीज होते हैं, ओबेसिटी इज आल्सो स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। जैसे इस लाइन में लास्ट में लिखा हुआ है इस स्लाइड में कि preventing these risk factors, not treating the breast cancer। अगर इनमें से कोई रिस्क फैक्टर हमें अपने आप में मिल रहा है, हमें चाहिए कि हम उसको कम करें, उसको रिड्यूस करें, उसको खत्म करें, ठीक है। लाइक अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो हम ये चीज तो कम कर सकते हैं ना। इन चीजों को कम करने से हमारे पास फायदा ये होगा कि हमें ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो होगी ही नहीं। जब एक चीज हमारे पास है कि हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं ना, तो वो रिस्क फैक्टर खत्म हो जाएगा, ट्रीटमेंट से इंसान बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। सो जस्ट अ लिटिल बिट ओवरव्यू ऑफ द सिम्टम्स जो हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, मोस्टली मोस्टली 90% इज द लम्प इन द ब्रेस्ट, ठीक है। अदर देन दिस, जस्ट लाइक 5 to 6% पेशेंट प्रेजेंट करते हैं विद अ ब्लडी डिस्चार्ज, ठीक है। उसके बाद निपल निपल में कुछ चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। चेंज ऑफ द ब्रेस्ट कलर हो जाता है, स्किन में कुछ पिटिंग या एडिमा टाइप थिक स्किन हो जाती है, और ब्रेस्ट पेन और निपल पेन ये बहुत रेयर होता है, ब्रेस्ट पेन, ठीक है। क्योंकि मोस्टली कार्सिनोमाज आर पेनलेस। पेन इज अ ब्लेसिंग, जब पेन होता है तो हमें पता चलता है। मोस्टली मोस्टली आपने देखा होगा ना, हिस्ट्री यही होती है पेशेंट्स की कि हमें कोई चोट लगी थी, उसके बाद ये गिठान हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होता। चोट की वजह से गिठान नहीं हो रही है, ये गिठान आपको पहले से ही है। अल्लाह पाक ने आपको किसी तरीके से वो ऑब्जर्व करवाई है कि आपका ध्यान जाए उस चीज पे ना। नेक्स्ट स्लाइड। जी जी, किसी ने चैट में लिखा है कि मतलब वी हैव सीन द स्लिम पेशेंट्स आल्सो सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। बिल्कुल, बिकॉज वी हैव मल्टीपल रिस्क फैक्टर फॉर दिस डिजीज, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज द जेनेटिक फैक्टर, ओके। तो जेनेटिक जो हिस्ट्री है ना, वो हमारे पास वो मतलब अनडिटरमाइंड ही रहती है, क्योंकि वी डोंट हैव एनी जेनेटिक प्रोफाइलिंग प्रोटोकॉल हियर इन द पाकिस्तान। और अगर होगा भी ना, तो वो इतना कॉस्टली होगा कि हमारे लोग इतना वो अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे। मतलब 10% पॉपुलेशन उसको अफोर्ड कर सकती है, तो 90% नहीं कर सकती। तो स्टिल ब्रेस्ट कैंसर का ये ढूंढना कि मतलब इस पेशेंट को सी ये क्यों हुआ है, किस रिस्क फैक्टर की वजह से हुआ है ना, इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो दिस इज द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। कुछ जो है ना हमारे पास लम्प के साथ, कुछ स्किन चेंजेस के साथ, जिसको हम बॉडी ऑरेंज स्किन भी कहते हैं। कुछ पेशेंट्स जो है ना निपल रिट्रैक्शन के साथ, जिसमें निपल जो है ना अंदर चली जाती है, और कुछ निपल डिस्चार्ज के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी हमारी एक प्रेजेंटेशंस हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमें इन सब चीज़ों को अर्ली डायग्नोस करना है, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस इज
पॉसिबल इन द ओनली इन दैट केस जब हम उसको स्क्रीनिंग पे लगाएं। स्क्रीनिंग क्या होती है कि मतलब एक डिजीज है नहीं, हम फिर भी पॉपुलेशन में उस डिजीज को सर्च कर रहे हैं। जैसे जब हमें पता है कि 1 in the 9 women आर सफरिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट कैंसर या कैन सफर फ्रॉम द ब्रेस्ट कैंसर इन आर पॉपुलेशन, तो हमें उन 9 पेशेंट्स को स्क्रीन करना है ताकि हम वो एक पेशेंट ढूंढ सके जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो रही है या होने वाली है। इससे फायदा ये होता है कि जिस डिजीज को हम अर्ली डायग्नोज करते हैं, स्क्रीन से क्या होगा, हमें अर्ली डायग्नोज होगा। मतलब स्टेज 1 या स्टेज 2 में जितना अर्ली हम किसी डिजीज को डायग्नोज करते हैं उतना अर्ली उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। और अर्ली डायग्नोसिस का फायदा क्या होता है कि उसकी ट्रीटमेंट जो है ना वो टू द पॉइंट हम कर सकते हैं और उसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी हो सकती है और पेशेंट का सर्वाइवल भी उतना ही अच्छा हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कैंसर हो गया तो भाई ये पेशेंट की एंड स्टेज है, नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज मिथ। Breast cancer especially, we have multiple modalities for the treatment of the breast cancer। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी रिसर्चेस हुई हुई है कि और स्टिल रिसर्चेस चल रही हैं। ठीक है, तो इसका सर्वाइवल बहुत अच्छा है अगर आप इसको सही टाइम पे डायग्नोज करें। और डायग्नोज के लिए हमें स्क्रीनिंग करनी है और स्क्रीनिंग के लिए हमें अवेयरनेस देनी है। जितना हम अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम्स को चलाएंगे उतना ही हमारी पॉपुलेशन इस चीज पे आमादा होगी कि हाँ, वी कैन गो फॉर द स्क्रीनिंग। देखो, हम अपने आप को ले लें, वी आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ठीक है, तो हम खुद किसी चीज के लिए जाते हैं क्या, किसी मैनेजमेंट के लिए, या जब तक हम जो है ना पहले तो अपनी ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद जो है ना हम देखेंगे कि भाई अगर अब अपनी ट्रीटमेंट पे भी इफेक्ट नहीं हो रहा, उसके बाद जाके हम सोचेंगे कि भाई हम किसी को जाके दिखाते हैं या कुछ इस तरीके से हम भी डिले करते हैं अपनी जो है ना इन्वेस्टिगेशन। तो आम पॉपुलेशन जो अनएजुकेटेड है, जिनको पता ही नहीं कि ये चीजें हैं क्या, वो तो आएंगी ही नहीं ना। वो तो कहेंगे हाँ ठीक है दिखा लें हम, जो है लोग छुपाते हैं इन चीजों को। और ये जगह भी तो ऐसी है ना कि लोगों को शाय फील होती है किसी को दिखाने में और बताने में, अपनी फैमिली को फिर वो चीज डिस्क्लोज करने में। सबकी फैमिली इतनी तो सपोर्टिव नहीं होती ना। तो ये चीज हमें करनी है। आज के इस सारे लेक्चर का हमारा मोटिव, टेक होम मैसेज ये होना चाहिए कि हमें आम पॉपुलेशन को, जो हमारे एरिया में लोग हैं, उनकी फीमेल्स को एजुकेट करना है। ठीक है, अगर वो अब देखो 3 चीजें हैं स्क्रीनिंग के लिए ना, एक मेमोग्राम, एक क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो कि एक कंसल्टेंट सर्जन करेगा, और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। और इन सब की अलग अलग एक टाइमिंग्स है। जैसे एवरी मंथ हमें जो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम सबको करना चाहिए 20 ईयर्स से, और क्लिनिकल में हमें जाना चाहिए 20 to 30 ईयर्स, मतलब 20 to 40 ईयर्स अराउंड। और मेमोग्राम के लिए 40 प्लस के लिए। पर कोई भी इंसान जो है ना इसके लिए आमादा नहीं होगा, बिकॉज एवरीवन इज सो बिजी इन देयर लाइफ। वो क्यों एक ऐसी डिजीज के लिए जाए जो उनको है ही नहीं, कोई सिम्टम ही नहीं, कोई साइन ही नहीं है, क्यों स्क्रीनिंग के लिए जाए। तो ये एजुकेशन हमें देनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो दिस इज अ स्क्रीनिंग मेमोग्राम पिक्चर। जस्ट एक एक्सरे होता है, ब्रेस्ट को 2 स्लाइड्स के बीच में रखा जाता है और 2 व्यूज में, एक मीडियोलेटरल ऑब्लिक और क्रेनोकार्डल। ठीक है, 2 व्यूज में वो एक्सरे लिया जाता है जिसमें ब्रेस्ट और एक्जीला, और इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है। ये बाय रेड के स्कोरिंग पे जो है हमें रिपोर्टिंग देता है। और इसके हिसाब से जो है ना हम अराउंड 98 to 99% ब्रेस्ट के लीजन्स को, फिर वो बिनाइन हो या मैलिग्नेंट, मीन्स वो कैंसरस हो या ना हो, हम पिक कर लेते हैं। बट इसकी एक इंडिकेशन है कि ये 35 या 40 के बाद करवाना है, उससे पहले नहीं करवाना। क्यों नहीं करवाना? ब्रेस्ट पे हार्मोनल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है 35 ईयर्स की एज तक, जब तक जो है एक फीमेल इज इन रिप्रोडक्टिव एज।
तो उस टाइम पे करवाने से जो है डेंसिटी ऑफ ब्रेस्ट ज्यादा होती है, तो एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में भी मैं बताती चलूँ, ताकि आप लोग इस चीज़ के लिए स्पेशली अपनी यंग पॉपुलेशन को गाइड करें। तो आपको एक दिन सिलेक्ट करना है, ठीक है, एवरी मंथ। हमें खुद भी करना है और हमें ये दूसरों को भी बताना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस डिजीज का बर्डन को हमें डिक्रीज करना है, तो हमें सबको मिलकर इसके लिए काम करना पड़ेगा। और ये बहुत एक छोटी सी कोशिश है, जो अगर हम करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, अपनी पॉपुलेशन के लिए। तो व्हाट इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हमें खुद करना है। और जो है अपने हाथों को इस तरीके से रखना है जैसे इस पिक्चर में शो हो रहा है। अपनी पाम और फिंगर्स की हेल्प से ब्रेस्ट को सर्कुलरली जो है वो एग्जामिन करना है। हम जब अपनी ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करेंगे तो हमें पता चलेगा व्हाट नॉर्मल इज। ठीक है, जब नॉर्मल का हमें आइडिया हो रहा है तो अब नॉर्मल की तो वी कैन पिक इजली। सही है। और इसके डिफरेंट पोस्चर्स भी होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्टैंडिंग में आप कर सकते हो मिरर के सामने, दोनों की सिमेट्री देखो। उसके बाद उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है, निपल आपकी सही जगह पे है, अंदर तो नहीं जा रही। फिर अपनी आर्म साइड में रख के फिर आप चेक करो। फिर लेट के आप इस तरीके से हाथ लगा के अपने पूरा हाथ और फिंगर्स और पाम की हेल्प से आर क्वाड्रेंट्स, ब्रेस्ट के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, हम सर्कुलर मोशन में उसको एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, दिस इज द क्लॉकवाइज पैटर्न एंड अदर इज द वेज पैटर्न। तो हम भी बीइंग अ सर्जन, बीइंग अ ब्रेस्ट सर्जन, हम प्रिफेयर करते हैं इस क्लॉकवाइज पैटर्न को। ब्रेस्ट को करके निपल एरिया से शुरू करते हैं, सर्कल में करते करते फिर एक्सिला इन द एंड करते हैं। एक्सिला इज द आर्म पिट एंड आर्म पिट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेस्ट इन जब हम ब्रेस्ट सीए को कर रहे हैं डायग्नोज या रूल आउट या ट्रीट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So the early detection is associated with a higher patient outcome. आप अर्ली इस चीज को डायग्नोज करोगे, स्क्रीन करोगे, डायग्नोज करोगे, आपके पेशेंट का आउटकम बहुत अच्छा होगा। और जो है वो ज्यादा ट्रीटमेंट से भी बच जाएगा। ठीक है, एक एक दो ऑप्शन से उसका जो है ना डिजीज का बर्डन डिक्रीज हो सकता है। आगे हम उन ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो द मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, दैट इज द एक्चुअली आज का हमारा जो टॉपिक है। सो उसमें जो है ना मल्टी मोडालिटी अप्रोच है। एक बंदा ब्रेस्ट कैंसर को डील नहीं कर सकता। ठीक है, हमें सर्जन भी चाहिए, हमें रेडियोलॉजिस्ट भी चाहिए, हमें पैथोलॉजिस्ट भी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट भी या साइकाट्रिस्ट भी चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट भी चाहिए, और हमें ऑन्कोलॉजिस्ट भी चाहिए। ठीक है, सिर्फ सर्जरी से भी काम नहीं चलना है, सिर्फ कीमोरेडियोथेरेपी से भी काम नहीं चलना है। उसको साइकोलॉजिकली बिल्ड करना है, न्यूट्रिशनली बिल्ड करना है पेशेंट को। बिकॉज सर्जरी अलॉन्ग विथ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जितना वो साइकोलॉजिकल ट्रामा है एक पेशेंट के लिए, उतना ही उसको फिजिकल ट्रामा भी है, जिसकी वजह से लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं जब वो कीमोथेरेपी के डोजेस के लिए जाते हैं या रेडियोथेरेपी के डोजेस के लिए जाते हैं। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, हमने उन लोगों को सफर करते हुए देखा है। ठीक है, तो ऐसी डिजीज जब है तो उसको हमें सबको साथ मिलके पूरी एक टीम वर्क के साथ इसको मैनेज करना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो जब मैनेजमेंट प्लान आता है तो ये मैनेजमेंट हमेशा स्टेज वाइज मैनेजमेंट होती है कि पेशेंट हमारे पास आया किस स्टेज में, इधर वो स्टेज 1 है, 2 है, 3 है या 4। ठीक है, जब स्टेज 1 है मतलब डिजीज आपकी ब्रेस्ट तक ही महदूद है, तो आप सर्जरी कर लो। ठीक है, अब
वो आपकी अब सर्जिकल ऑप्शन दो है जो मैं आगे डिस्कस करूंगी। एक है हमारा ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जिसमें हम ब्रेस्ट कंजर्व करते हैं, सिर्फ हम ट्यूमर को निकालते हैं। दूसरा है हमारा मैस्टेक्टोमी, जिसमें हम पूरा ब्रेस्ट निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है हमारे स्टेज ऑफ द पेशेंट पे, किस स्टेज पे वो आ रहा है और हम उसका क्या कर सकते हैं। ठीक है, जब एक चीज लोकलाइज्ड है, मतलब ब्रेस्ट में ही है, ब्रेस्ट भी अच्छा है, और समझो कि अगर स्टेज 1 है तो हार्डली जो है ना 2 to 3 सेंटीमीटर का कोई लंप है, तो उसको उसकी हमने सर्जरी करके उधर से निकाल दिया, उसकी बायोप्सी के लिए हम उसको भेजा। उसके बाद जो है ना, बायोप्सी के साथ हम एक चीज और करवाते हैं, हार्मोन स्टेटस जिसको कहते हैं। इसमें 3 हार्मोन्स आ जाते हैं। ER जो इस्ट्रोजन हार्मोन है, PR जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, और उसके बाद जो है हर्टोन्यू। ठीक है, हर्टोन्यू जो है ना वो भी एक थर्ड हार्मोन है हमारा, जिसको हम हर सेक्टर के थ्रू भी ट्रीट करते हैं। तो जब हमने सर्जरी की, उसको हमने बायोप्सी के लिए भेजा, उसके बाद जो है हमने रेडियोथेरेपी करवाई। तो क्या हुआ, जो रेडियोथेरेपी यहाँ पे क्या करती है, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के साथ वो जो ट्यूमर एरिया है वो उसको स्टराइल कर देती है, मतलब उसको साफ कर देती है। जब ट्यूमर निकल गया पीछे, हो सकता है कोई माइक्रो माइक्रो ट्यूमर के जरात पड़े हुए हो और हमें नहीं पता, तो रेडियोथेरेपी उसको भी क्लियर कर ली। उसके बाद अगर कोई हार्मोन पॉजिटिव आता है, हार्मोन पॉजिटिव कार्सिनोमा आर वेरी गुड, उनके लिए हमारे पास बहुत अच्छे हार्मोनल ऑप्शन है, ट्रीटमेंट्स है। तो अगर कोई हार्मोन पॉजिटिव आता है तो लॉन्ग टर्म में हम उसको 2 से 5 साल तक, आजकल तो 10 इयर्स के भी ट्रायल्स चल रहे हैं, हम उनको हार्मोन थेरेपी पे रख देते हैं। हाँ, क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं डॉक्टर आपके आयशा, साथ आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई, आहिस्ता हो गया प्लीज। पहले आवाज बिल्कुल ठीक आ रही थी। अब देखें, अब सही है। थोड़ी सा। जी, आप फिर भी ठीक है। हेलो, ऑडिबल है? जी मैम, आप बोले ऑडिबल। ठीक है, तो जो हमारी स्टेज 1 और 2 है, ठीक है, मतलब हमारा ट्यूमर तकरीबन 5 सेंटीमीटर का हो सकता है स्टेज 2 में। ठीक है, स्टेज 2 में कभी कभी क्या होता है कि ट्यूमर एक्जिला, मतलब आर्म पिट तक चला जाता है, लिम्फ नोड्स हो जाते हैं एक्जिला में ट्यूमर की वजह से। ठीक है, तो ऐसी स्टेजेस में हम पहले सर्जरी की तरफ जाते हैं, एंड देन हम कीमोथेरेपी की तरफ जाते हैं, देन रेडियोथेरेपी की तरफ जाते हैं, और उसके बाद हम टारगेटेड थेरेपी मतलब हार्मोन थेरेपी की तरफ जाते हैं। अब ये आप खुद देखो कि एक लोकलाइज डिजीज हमारे पास आ रही है 2 सेंटीमीटर की, उसको हमने फटाफट सर्जरी कर ली, उसको रेडियोथेरेपी दे दी, पेशेंट की जान छूट गई। अब वो हार्मोनल पिल क्या है, वो एक पिल डेली लेगा, एक टेबलेट लेगा 5 साल तक, तो बस उसका फॉलो अप रहेगा। ठीक है, वो बच गया इन सब चीजों से। अब स्टेज 1 to 2 में जब वो आया, तो क्या हुआ कि सर्जरी भी हुई, कीमोथेरेपी भी हुई, रेडियोथेरेपी भी हुई, और हार्मोन पिल पे भी गया। तो मतलब ये एक एक्सटेंसिव प्रोसीजर में पेशेंट गया। क्यों गया? क्योंकि उसका अर्ली डिटेक्ट ही नहीं हुआ। अगर इसी पेशेंट का अर्ली डिटेक्ट होता तो वो बहुत सारी चीजों से बच जाता। अब कीमोथेरेपी होगी, उसके साइड इफेक्ट्स अलग, रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स अलग, उसको फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जब वो थर्ड स्टेज में हमारे पास आता है, लोकली एडवांस, मतलब उसमें आपकी थोड़ी सी स्किन भी इन्वॉल्व होती है, और आपका ब्रेस्ट और एक्जिला भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम पहले करते हैं केमोथेरेपी, केमोथेरेपी के बाद हम उस ट्यूमर को छोटा करते हैं, छोटा करने के बाद हम उसको सर्जरी करते हैं, एंड देन रेडियोथेरेपी करके फिर हार्मोनल के बारे में सोचेंगे कि हार्मोनल थेरेपी करनी चाहिए या नहीं। वो डिपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट, जो हम बायोप्सी करवाते हैं स्पेसिमेन को निकाल के, मतलब ट्यूमर को निकाल के। सबसे एग्रेसिव स्टेज होती है फोर्थ स्टेज, जिसको हम कहते हैं मेटास्टेटिक। जब हो जाता है, मतलब ब्रेस्ट में तो है ही है, स्किन में भी है, एक्जिला में भी है, पर जो है ये लिवर में भी है, लंग में भी है, या बोन में है, या ब्रेन में है। ठीक है, इनमें से किसी चीज में भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं मेटास्टेटिक ट्यूमर। जब एक ट्यूमर मेटास्टेटिक हो जाता है, तो उसमें हम सर्जरी पहले नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं है उस टाइम पे सर्जरी करने का। पहले जो है हम कीमोथेरेपी करते हैं,
एंड देन हम जो है ना उसमें देखते हैं कि हार्मोनल थेरेपी पॉजिटिव है। अगर हार्मोन्स तो हम हार्मोनल थेरेपी देते हैं, जिसको हम टारगेटेड थेरेपी भी कहते हैं, या हम आजकल इम्यूनोथेरेपीज आ रही है जहाँ पे हार्मोन भी रिस्पॉन्स नहीं करते, जहाँ पे निगेटिव ट्यूमर्स होते हैं जो हार्मोन्स निगेटिव हैं, ट्रिपल निगेटिव हैं, उनमें फिर हम इम्यूनोथेरेपीज देते हैं। साउंड का अभी भी इशू आ रहा है? मैम आपकी आवाज क्लियर है। क्लियर है, चलो ठीक है, थैंक यू। उसके बाद जो है ना हम सर्जरी करके फिर रेडियोथेरेपी की तरफ जाते हैं। पर वो मतलब सर्जरी इस स्टेज में जो है ना इज वेरी रेयर। मतलब या तो हम करेंगे ना तो हम जो है ना बस वो ट्यूमर डीबल्किंग सर्जरी कहते हैं, जिसमें हम सब ट्यूमर निकाल देंगे, उसमें हमें कोई मार्जिन क्लियर नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, इसमें जो है ना आप देख सकते हैं देयर आर, जो हमारा सर्जिकल एक्चुअली टॉपिक का हिस्सा है, मेन पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज द सर्जिकल टेक्निक्स इन द ब्रेस्ट कार्सिनोमा ना। तो अब इसमें है एक ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी जिसमें हम ब्रेस्ट को बचाते हैं, और अदर वन इज द ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी जिसको हम कहते हैं मैस्टेक्टोमी, जिसमें पूरी ब्रेस्ट हम निकाल देते हैं। ठीक है, अब ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में क्या होता है, या तो हम लंपेक्टोमी करें, या वाइड एक्सिशन करें, या क्वाड्रेंटेक्टोमी करें। अब इन तीनों में थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस समझाती फिर हूँ। लंपेक्टोमी में क्या है, सिर्फ हम ट्यूमर को एक्सरसाइज करते हैं जो ट्यूमर का एरिया होता है। वाइड लोकल एक्सिशन में हम 1 to 2 सेंटीमीटर नॉर्मल टिश्यू को भी निकालते हैं अलोंग विद द ट्यूमर। ठीक है, क्वाड्रेंटेक्टोमी जिसको हम कहते हैं, वो पूरा हम क्वाड्रेंट निकालते हैं, मतलब ब्रेस्ट को हम डिवाइड करते हैं 4 क्वाड्रेंट में, अपर इनर, लोअर इनर, अपर आउटर, लोअर आउटर, एक पूरा क्वाड्रेंट निकाल देते हैं फिर। अच्छा, इन सर्जरीज के बाद हमें फिर आर्किटेक्चर को सेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट को अनइवन या असिमेट्रिकल हमें छोड़ देना है, नहीं। अगर उसका फैट कंपोनेंट कम है तो हमें फिर फैट कंपोनेंट मोबिलाइज करना है ब्रेस्ट से, या फिर कहीं से लेके हमें उधर रखना है, या मसल मसल कंपोनेंट रखना है। पर कंटोर ऑफ ब्रेस्ट आपको अच्छा रखना है। ठीक है, अगर आपका कंटोर लॉस हो रहा है ना तो आपको वो पेशेंट को बताना है कि भाई कंटोर ही ब्रेस्ट का लॉस हो रहा है इस ट्यूमर को निकालने में। जस्ट लाइक आप ये इमेजिन करो कि 5 to 6 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, जब आप ब्रेस्ट से निकाल रहे हो तो उसका कंटोर क्या बचेगा पीछे ब्रेस्ट का। उसके लिए आपको कीमोथेरेपी देके ब्रेस्ट के ट्यूमर को कम करना है, फिर आपको उसको जो है ना वाइड लोकल एक्सिशन करनी है। दिस इज आल्सो वन ऑप्शन टू कंजर्व द ब्रेस्ट। आजकल कीमोथेरापीज हम इसलिए भी यूज कर रहे हैं ताकि हम ब्रेस्ट को कंजर्व कर सकें। ठीक है, क्योंकि मैस्टेक्टोमी इज अ बिग ट्रामा टू अ पेशेंट। ठीक है,